और फिर आ गया ये क्वेश्चन, भाई तू इस क्वेश्चन को कितनी बार कराएगा? कैसा लग रहा है मेरा नया इंट्रो? कैसा लग रहा है मेरा एक जेनरिक यूट्यूबर इंट्रो? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। आज कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री का डेक। केमिस्ट्री का डेक अलग अलग क्वेश्चन होता है, नॉट DICK, इट्स DECK। अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। कोशिश करूँगा मैं कि एटलीस्ट 3 4 5 6 मतलब कम से कम 10-15 कार्ड्स तो कर ही लूँ। एक कार्ड है होता है ये, देखते हैं अब होगा कि नहीं होगा। गलती कर दी मेरे को, यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं थी। समझाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। मुझे ऐसा लग रहा है इंट्रो काफ़ी ख़राब निकल के आने वाला है ये। आई हैव गॉट माई टी, आई हैव गॉट माई वाटर। चलो अब देखते हैं कब तक हो पाएगा। देखो, अगर आपके पास N2O3 है और N2A4 है, जिसमें नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है A और B, उसमें से बताओ करेक्ट ऑप्शन। अब मैं एक्चुअली पहले भी 3 बार कर चुका हूँ ये क्वेश्चन, और तीनों बार मैंने यही बोला था कि पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब तो स्ट्रक्चर याद हो गया, फिर उसके बाद ये जो S कैरेक्टर वाली बात होती है ना, S कैरेक्टर वाली बॉन्ड लेंथ वाली बात होती है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखो, इसको बॉन्ड लेंथ वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो बाद में ही आगे चल के क्वेश्चन जब करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है, आगे चल के जब क्वेश्चन करेंगे उनमें आने वाली है वो इन्फॉर्मेशन। तो अभी लेके कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। बेसिकली मुझे आता नहीं है, मतलब इतना लंबा चौड़ा मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो मुझे आता नहीं है आंसर। N2O3 का स्ट्रक्चर पता है मेरे को। अरे यार पता नहीं मैंने ये क्यों। प्लीज़ लॉर्ड हेल्प मी, hell is going on? N2O3 ओके। और N2O4 था, ठीक है। N2O4, ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों भाई, क्यों पता होना चाहिए? पता नहीं मतलब क्वेश्चन में कुछ और तो आता नहीं है, कुछ तो आना चाहिए ना, ठीक है। ये N2O3 हो गया और N2O4 हो गया। वैसे अगर मुझे मतलब कुछ गंदा सा लॉजिक लगाना होता, ये मेरा लॉजिक है, आंसर नहीं देख रहा। इसकी लेंथ A है और इसकी लेंथ B है, बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन की। मेरे हिसाब से तो ये लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड पेयर है, रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो मेरे हिसाब से A बड़ा होगा B से। अभी देख लेते हैं। ओह सही है आंसर। लेकिन एक बार एक्चुअल लॉजिक भी पता होना चाहिए ना। ये तो मेरा गंदा सा लॉजिक है, मैं श्योर भी तो नहीं हूँ, तो इसे अभी के लिए आगे ये भी करेंगे, अभी करेंगे। यार तुमने लास्ट वीडियो में भी बोला था करेंगे, किया तो है नहीं तुमने। सॉरी यार, सॉरी। अच्छा नहीं, एक सेकंड रुको, बरी नहीं करना था। मैं जेन्युइनली अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ। मैं पिछली 2 वीडियो से कह रहा था करेंगे और किया नहीं मैंने। चलो करेक्ट देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। अभी थोड़ा आसान क्वेश्चन है, बट ट्राई करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। क्या है कि भाई C3 CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और पानी मिलके ये दोनों चीज़ें बना रहे हैं। बताओ क्या सीन होगा, क्या करोगे? ओके, क्या करना है इसमें आपको? ये आपका AlAC क्या है? ये अल्कोहल है, ठीक है, सही बात है। एसीटोन है, ये एसीटोन है, ये एसिटिक एसिड है। वैसे तो ये वाटर है। जब भी आप लिखते हो पहले तो आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखते हो, जैसे के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का साइन। प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट हो गया एसिटिक एसिड अपॉन इनटू Al अपॉन। अब आपको इसमें लिखना है रिएक्टेंट में, लेकिन आप पानी नहीं ले सकते। प्योर सोलवेंट जो होता है, प्योर सोलवेंट यानी कि पानी, यहाँ पे पानी में ही तो मिला रहे हो ना। एस्टर को पानी में ही तो मिला रहे हो, तो उसको नहीं ले सकते, उसको लिख नहीं सकते आप, गलत बात है। अपॉन वाटर नहीं होगा आपका। एस्टर में CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 आ जाएगा। मेरे हिसाब से C हो सकता है आंसर, आई गेस। ये वाला C हो सकता है। वैसे तो 2 नहीं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। PCl एग्जिस्ट कैसे करता है सॉलिड फॉर्म में? डू द सेम विद दम बॉयज़, इन सब को सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करवाओ। मुझे ऑनेस्टली नहीं आइडिया। PCl5 मैंने शायद PCl बोल दिया था सिर्फ। PCl5 चलो देख लेते हैं। इन सॉलिड स्टेट इट इज़ एन कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट। ये तो देखो गैस है, PCl5 गैस है, इतना ध्यान रखना अगर आपको नहीं पता है तो।
PCl5 एक्चुअली में एक गैस होती है, PCl5 इट्स अ गैस, और ये सॉलिड में एग्जिस्ट करती है। PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में, है ना, यही है ना, PCl4 प्लस PCl6 माइनस, ठीक है। ऐसा क्यों करती है मुझे नहीं पता। ये एक टेट्राहीड्रल है और एक ऑक्टाहीड्रल है। अब इन लोगों के साथ भी करो, ये PBr5 के साथ भी, तो PBr5 के साथ हो गया PBr4 PBr6, PBr4 प्लस PBr6 माइनस Cl2O6। आई डोंट नो। Cl2O6 के साथ, Cl2O6 के साथ ये हो गया O, मैं बता रहा हूँ कन्फ्यूजन क्या हो रही है। क्या एक Cl ऐड करूँगा या एक ऑक्सीजन ऐड करूँगा, मतलब क्या Cl से खेलना है हम लोगों को या ऑक्सीजन से खेलना है, देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। Cl2 और ClO4, क्या व्हाट, नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। अच्छा इन्होंने ClO3 करके किया है, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ClO3 3C2 ऐड कर दिया। Cl2O6 को इन्होंने ClO3 कर दिया, एक ऑक्सीजन ऐड किया, एक ऑक्सीजन हटा दिया, सही बात है, जैनन। चलो अभी आपने स्टार्टिंग देख लिया, नीचे वाले नहीं देखेंगे। नीचे वाले जब एक और राउंड आएंगे ना इस क्वेश्चन पे, तब नीचे वाले भी करेंगे। क्या है ये, करना क्या इसमें, ये बताओ कि पता कैसे चल रहा है कि पाई बॉन्ड पी पाई है या पाई डी पाई है या फिर डी पाई। जैसे ऑक्सीजन के बीच में ना एक दो बॉन्ड बनता है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो ये बताओ कि पता कैसे चल रहा है कि पाई बॉन्ड है कि पी पाई है कि डी पाई। यहाँ तो चलो एक सिग्मा एक पाई हो गया, तो ये वाला सिग्मा ये वाला पाई है, और यहाँ लिख रखा है कि पी पाई है। यहाँ पे आओ N2 में आओ, ठीक है। जब आप N2 देखोगे, N2 छेड़ोगे, N2 नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये क्या बॉन्ड है, पहले तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट है। अब क्या करें, कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, पहले फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड, ठीक है। सिंगल लिख देता हूँ मैं, अनपेयर्ड क्या सिंगल लिख देता हूँ मैं, नो बीचेस। चलो अब कैसे पता चलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे जानकारी मिलती है ये बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। जेन्युइन बात है भाई, जेन्युइन बात है। आओ फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई आपकी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन आता है नंबर 7 पे, तो 1s2 2s2 2p4 नहीं सॉरी 2p, इन 4 तो यहीं पर है, 7 होना चाहिए, तो 2p3 हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसको सेकंड वाले को अगर ऐसे लिखूँगा तो ये हो गया s का ऑर्बिटल बनेगा ऐसा, और p का ऑर्बिटल बनेगा कुछ ऐसा। s में आपको पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन छू से जाता है, s में खांचे कितने होते हैं, एक खांचा होता है सिर्फ और सिर्फ, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन के लिए कलर चूज़ करने दो। चलो N3 यानी कि 3 बॉन्ड बनाना है, यहाँ 3 अनपेयर्ड दे रखे हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, एक्साइट, पहले आप अपने जो भी चीज़ लिया, आपने नाइट्रोजन लिया है, पहले से एक्साइट करोगे। एक्साइट कैसे करोगे, यहाँ पे ना एक्चुअली इसके आगे 1s2 2s2 2p3 के आगे क्या होगा आपके हिसाब से, इसे एक्साइट करके किसी हायर एनर्जी लेवल पे ले जाओ, ठीक है। इसे एक्साइट करोगे, हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा ये, तो ये जाएगा मेरे हिसाब से 3s पे, एक और ऑर्बिटल है 3s पे, तो 3s पे चला जाएगा। फॉर रेफरेंस ये 2p था, ये या तो, और ये था 2। वैसे ही यहाँ भी जा सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं पहले बता देता हूँ। वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये यहाँ जाने वाला है, 3s में जाने वाला है, या कि कहीं यहाँ कहीं पड़ने वाला है। खैर, फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक s ऑर्बिटल का खांचा खाली मिल जाएगा, और यहाँ 3 p ऑर्बिटल के मिल जाएंगे।
तो पहले एस ऑर्बिटल वाला भरो। तो यानी कि एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल, अच्छा आपके पास 2 नाइट्रोजन है, ध्यान रखना। तो एक मतलब कोई नाइट्रोजन होगा, उसका एक एस ऑर्बिटल खाली है, कोई एक और नाइट्रोजन है, दोनों एक्साइटेड हैं, दोनों मेल करने के लिए एक्साइटेड हैं, मिलन करने के लिए। तो जब एस से एस मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, समझे? तो एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और बाकी बचे यहाँ पे वैसे तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकते हो, और तभी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है। बनाने को आप 4 और बॉन्ड बना सकते हो, लेकिन अब क्योंकि 2 ही आपके पास नाइट्रोजन 2 हैं तो लिमिटेड बॉन्ड बन सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पी पाए, क्योंकि देखो पी के जो ऑर्बिटल्स हैं, पी के ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है? पी के ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए उन्हें पी पाई बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी पी पाई होगा और ये भी पी पाई होगा। अभी ये चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली मेरा गलत होने वाला है। क्यों? बस क्योंकि मैं यहाँ श्योर नहीं हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या सही होगा। ये सही होने वाला है कि कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल पेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इतना मैं श्योर हूँ। देखो अभी तक हमने कितना काम कर लिया। नाइस, गुड प्रोग्रेस है। अच्छा ये वैसे फिजिक्स भी इंक्लूड है इसमें, तो लेट्स नॉट काउंट इट। है सब कुछ सही। देखो पी पाई और सिग्मा बॉन्ड, मैंने भी यही बोला था आप लोगों को, पी पाई और सिग्मा बॉन्ड। भले अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ मैं, लेकिन हाँ। अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, चलो ठीक है। चलो वैसे तो SO2 का भी मैं बना सकता हूँ। SO2 का बना दूँ क्या? बताओ यार, क्या करना है? SO2 का बनाना है, एक लोन पेयर। वैसे इन्होंने इनकम्प्लीट बनाया है यहाँ पे, एक लोन पेयर और होना चाहिए था। SO2 को बनाते क्या है तो समझा देता हूँ। देखो SO2 में ऐसा कैसे हो गया कि एक जगह पी पाई और एक जगह डी पाई बॉन्ड हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो पहले इन्होंने सल्फ़र का वो देखो कन्फिग्रेशन क्या लिखा है, 3s2, ये सल्फ़र की कन्फिग्रेशन है 16, नियॉन के बाद 3s2 और 3p4, विच मेक सेंस क्योंकि सल्फ़र के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर भी 2 + 4 6 ही हैं। एक्साइटेड करना है आपने। एक्साइटेड करने के लिए आप क्या करोगे, 3p वाले को आप 3d में डाल दोगे। अब मेरा एक पर्सनल खुद का सवाल है कि ये 3s वाले को हमने इधर क्यों नहीं डाला, 3p वाले को क्यों डाला? मेरा पर्सनल खुद का सवाल है, अगर आप बता सकते हो तो प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, तो चलो 3p वाला, हाँ। अब एक्साइटेड होने के बाद ये ऐसा कुछ देखेगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक ये पी पाई बनाएगा, दोनों के दोनों, और एक ये डी पाई बनाएगा। समझ रहे हो ना? वैसे तो थोड़ा मैं हार्ड मानूंगा इसको, क्योंकि मैं खुद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसे हार्ड कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड टूटता है। पहले बताओ एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक है? गुड, वीक है। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक होता है और ऑर्गेनिक एसिड यूजुअली वीक होता है। तो उसके वीक एसिड, वीक मतलब क्या होता है यार? वीक का मतलब, वीक का ये मतलब है कि वो पूरी तरीके से नहीं टूटने वाला। HCl पूरा टूट जाता है, H+ में टूट जाएगा और Cl- में भी टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब CH3COOH टूटेगा तो H+ और CH3OO- हो जाएगा। ठीक है, तो ए टिक कर दें? जी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरा नहीं टूटेगा तो खुद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खुद भी तो रह जाएगा बचा हुआ। हाँ, तो खुद कहाँ है? CH3 मतलब एसिडिक एसिड कहाँ दिख रहा है? D में दिख रहा है और B में दिख रहा है। एसिडिक एसिड थोड़ा बहुत खुद भी बच जाएगा, थोड़ा बहुत क्या, अच्छा खासा खुद बच जाएगा, और थोड़ा सा टूट के CH3CO- और H+ दे देगा। तो H+ तो जी यहाँ है ही नहीं, D वाले में है H+, ले H+ एक्चुअली में हल्की सी बात, H+ ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। H+ हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहूँगा B आंसर है। आगे बढ़ें, ईजी। बैक बॉन्डिंग क्या मतलब बैक बॉन्डिंग कैसी बॉन्ड होती है और क्या होना चाहिए, एक के पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए? बैक बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जो कि एक सेकेंड, बैक बैंगिंग नहीं यार, बैक बॉन्डिंग। ये आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट में, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, नहीं वो तो केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत बार आता है बैक बॉन्डिंग, और मुझे उस समय बहुत दिक्कत करी थी जब मैं पिछली बार प्रिपेयर कर रहा था। तो पिछली बार जब मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया तो मैं GOC पढ़ रहा था, तो GOC में बैक बॉन्डिंग बहुत ही बार आता है और मुझे समझ में नहीं आता। इनफैक्ट मतलब सर जब समझा, मैं पढ़ा था पंकज सर से, तो जब पंकज सर समझा रहे थे तो ठीक है, उस समय तो समझ में आता है, लेकिन खुद का दिमाग यूज़ नहीं होता ना, वो पैसिवली आप सुन लेते हो,
आप उसे रिकग्नाइज कर पाते हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हाँ ठीक है ये शब्द तो बोले थे सर ने। अब बताओ क्या नाम है, नेशनल एंथम आती सबको है, क्या मतलब समझ में आता आपको? नो, समझ रहे हो ना? चलो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग में और क्या होती है, एक वीक पाई बॉन्ड बनता है, हेंस वी कैनॉट हैव अ वेकेंट एस ऑर्बिटल एज दैट डज नॉट मेक अ पाई बॉन्ड। क्या मतलब है इसका? छोड़ो ये, मतलब ये मेरी लिखी हुई बात है, आप अमित महाजन सर की लिखी हुई बात है। देखो बैक बॉन्डिंग वो कहते हैं बीबी। आपका एक होना चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल, आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली बॉन्ड बना रहे हो तो दो चीज़ होंगी ही होंगी, ए और बी, दो चीज़ होंगी आपके पास। फिर क्या कह रही है, एक आपके पास पाई बॉन्ड बनने वाला है और एक सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है, और ये पाई बॉन्ड देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का बॉन्ड है क्योंकि इसमें एरो है, ठीक है। एक जगह आपके पास फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। बी के पास मान लो आपके पास फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल लिखा हुआ तो क्यों लिखूं, और या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, या तो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हो या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। लोन पेयर डोनेट करने वाले होते हैं लुईस बेस, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले हैं लुईस एसिड, ठीक है जी। आगे बताओ। कुछ नहीं है, अब क्या, फिर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा आपका, और एक लोन पेयर दे रहे हो तो पाई बॉन्ड बन जाएगा एक। अच्छा बस यही है क्या बैक बॉन्डिंग? अब एक बार ये किताबी भाषा में पढ़ लेते हैं। टू एटम्स ऑलरेडी फॉर्म्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वन एटम मस्ट एक्सेप्ट अ वेकेंट ऑर्बिटल, अदर हैज़ अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। मस्ट हैव, अच्छा मस्ट हैव है, एक्सेप्ट नहीं है। एक में आपका खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। खाली ऑर्बिटल क्या होता है यार? खाली ऑर्बिटल तब से बोले जा रहे हो, क्या होता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो पता चल जाएगा। कब लिखेंगे वो? जब क्वेश्चन आएगा। बोथ एटम सेकंड पीरियड से हो सकते हैं, या एक एटम सेकंड पीरियड से हो दूसरा थर्ड पीरियड से हो। क्या मतलब हुआ इसका? होगा कुछ दिक्कत होगी। वीक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है यहाँ पे, डोनर एटम के पास पूरे के पूरे ऑर्बिटल होते हैं और वो लुईस बेस होता है, और एक्सेप्टर में लुईस एसिड होता है और खाली ऑर्बिटल होता है। 2p2p, फिर 2p3d, फिर 2p3p। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्ड। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया ना, तो पहले बात तो सेम पिंच, मुझे इसमें से बस ये वाली बात समझ में आई थी कि हाँ, एक का खाली ऑर्बिटल, एक का भरा हुआ ऑर्बिटल, खाली भरा हुआ वाला खाली वाले को देगा, भरा वाला खाली वाले को देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। बस मुझे इतनी बात समझ में आई है। बाकी तो कैसे करेंगे? बाकी का हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू अ सॉलिड एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल कॉज, ठीक है, आपके पास एक सॉलिड है और आपके पास एक लिक्विड है। आपको पता है सॉलिड से आप लिक्विड जाते हो तो हीट आपको अप्लाई करनी होती है। तो जब आप ज़्यादा हीट लगाने लगोगे ना, सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो आपको हीट चाहिए। तो आपके पास जब जो चीज़ चाहिए वो आपको मिलने लगी तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप आगे बढ़ने वाले हो तो यानी कि लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से अमाउंट ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज, अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ जाएगा और सॉलिड कम हो जाना चाहिए। नहीं यार, इक्विलिब्रियम में रुको, हाँ आई वुड गो विद डी, सॉलिड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो लिक्विड बढ़ने लगेगा। नहीं यार, इक्विलिब्रियम तो दोनों साइड अभी मेरे दिमाग में चल रहा था, नहीं यार इक्विलिब्रियम पे तो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। नहीं, दोनों का रेट बराबर होना चाहिए। जितने से सॉलिड बन रहा है उतने से लिक्विड बने, दोनों का रेट बराबर होना चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि दोनों अमाउंट बराबर होने चाहिए। बोरॉन हैलाइड्स, बोरॉन और हेलाइड्स बनाना है आपने। एक्चुअली अभी आपको याद हो तो हमने पहले एक क्वेश्चन स्किप किया था, हम उसी क्वेश्चन के थोड़े डेप्थ में आ गया। बोरॉन और हेलाइड्स, ठीक है। ये आपके मैंने सारे के सारे बोरॉन हेलाइड बना दिए, ऐसे तो एक और बनेगा नीचे, बट ठीक है। अब इनमें बैक बॉन्डिंग करके दिखाओ। आओ यहाँ पे आ जाओ, BF3 में आ जाओ। देखो B है और F है यार नहीं, एक सेकंड जाओ यार, कुछ गड़बड़ हो रही है। ये दो बॉन्ड कैसे बना लेगा यार? हेलाइड दो बॉन्ड कहाँ बनाते हैं? हाँ तो कोई बात नहीं, एक सिग्मा बॉन्ड बनाते ही बनाते हैं और एक क्या बोलते हैं, एक पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। आओ कोशिश करता हूँ मैं, बोरॉन के बारे में लिखूँगा, फ्लोरीन के बारे में भी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहता है ना, मैं कि कैसे पता चलेगा कि हाफ फील्ड है कि फुली फील्ड है कि खाली है कि भरा हुआ है कि रैन बसेरा बन रखा है, कैसे पता चलता है? अब बता रहा हूँ मैं। पहले लिखो यार बोरॉन,
बोरॉन। ठीक है जी, बोरॉन हो गया आपका 5वें नंबर का। हाँ मैं गिन रहा था 6ठे नंबर का। हाँ 5वें नंबर का ही तो है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। ठीक है, होता है भाई 5वें नंबर का। तो ये हो जाएगी कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। खाली ऑर्बिटल है या खाली दिख रहा है, खाली ऑर्बिटल। और यार खाली ऑर्बिटल तो फ्लोरीन में भी मिल जाएगा। फ्लोरीन लिखने जाओगे, अरे रुक जाओ यार देख ही लेते हैं। क्या कह रहा है ये? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल कहाँ है, किसके पास है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल? ये भी तो एक जगह खाली है, यहाँ पर भी 2p5 भी तो एक जगह खाली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। p ऑर्बिटल खाली पड़ा है आपका कहाँ पे? बोरॉन में, सही बात है। और यहाँ पे फुल्ली फिल्ड लिखने को फुल्ली फिल्ड दे रखा है, कहाँ फुल्ली फिल्ड थोड़ी है। मेरे से थोड़ी मैं ये कह रहा था, देखो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। लेट मी लेट आउट देयर, वीडियो के बीच में नहीं कहना था मेरे को 20 मिनट की बात। मैं कहता, हाँ मैं कहता, देखो गलतियाँ होने वाली है मेरे से। ये वाला शायद क्वेश्चन, गलतियाँ होने वाली है मेरे से। यू जस्ट हैव टू बेयर इट, जस्ट हैव टू बेयर थ्रू इट। मतलब कोशिश करना, आप लगे रहो। आई वुडेंट से गलती हो गई मेरे से, आई वुड से जस्ट कि हम लोग थोड़ा आंसर से डिविएट कर जाते हैं, ठीक है। और मेरा जेन्युइनली ना कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों की गलतियाँ करवाऊँ या एनीथिंग लाइक दैट। मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। अभी आएंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। बट हो जाती हैं गलतियाँ, अनअवॉइडेबल होती हैं यार मिस्टेक्स। द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BBr3 टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीज। भाई तो वीडियो क्यों बनाता है जब तेरे से गलती होती है यार? अगर मैं ये मान के चलूँ कि जब तक मैं बिल्कुल सब कुछ नहीं आता मेरे को, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगर ये मेंटालिटी रहती मेरी या किसी की भी रहती, तो आई डोंट थिंक सो यू विल गेट एनी वीडियो एट ऑल। किसी की भी वीडियो देख लो, कोई ना कोई गलती करता है। भाई तू कुछ ज़्यादा ही करता है तो ठीक है, मैं ज़्यादा करता हूँ, मुझे कम लोग भी तो देखते हैं, समझ रहे हो ना? तो रेशियो तो बराबर हो ही है ना। कोई अगर बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, छोटी सी गलती कर दी, लेकिन उसे लोग भी मिलियंस ऑफ पीपल देख रहे हैं, तो उसका जो रेशियो है वो मेरी रेशियो के बराबर होगा। मेरे को कम लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं गलती बड़ी करता हूँ भाई। गलती छोटी मोटी गलती नहीं करता हूँ, सिस्टम हैंग हो जाता है भाई की गलती से। चलो, टू बिहेव एज लुईस एसिड। मैंने लुईस एसिड क्या बताया था? जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। BF3 एक्सेप्ट करता है, BCl3 भी एक्सेप्ट करता है, BBr3 भी एक्सेप्ट करता है। मोस्ट पर्टिकुलरली इसमें जो बोरोन है अगर आप बोरोन की वो ये BF3 बना दिया मैंने, इनफैक्ट बोरोन हैलाइड ही बना दिया मैंने। बोरोन हैलाइड ऐसे ही दिखता है। अब बोरोन के पास ये एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है, कोई लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाले को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, या लोन पेयर एक्सेप्टर को। लोन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन कह लूँ, उन्हें एक्सेप्ट करने वाले को क्या कहते हैं? एक्सेप्ट करने वाले को कहते हैं जी लुईस एसिड। एक सेकंड थोड़ा गेट खोलना दो, गर्मी हो गई मुझे। ठीक है, मिल गया ना? तो जो इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड रुको, एक और चीज़ करने दो मुझे। अरे केक फंस गया वहाँ पे मतलब जेन्युइन केक, मतलब यार मेरी ऐस नहीं फंसी कहीं, अब निकल नहीं रही वो। क्या क्या हो जाता है यार, लैपटॉप का ध्यान रखना होता है भाई। अभी अगर आपके कान में कहीं फूकने की आवाज़ आ रही है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। चलो ठीक है, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दो। हाँ, अब जो बोरॉन जो है, तीनों में बोरॉन ही है, लेकिन हर तीनों के तीनों बोरॉन ना अलग अलग स्थिति में है। जो फ्लोरीन के साथ है, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत तेज़ इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये जो है फ्लोरीन वाला जो बोरॉन है, इस पे इसको चाहिए कि हाँ भाई मेरे को दे दो, ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा, तो बहुत अच्छा एसिड होने वाला है ये। तो मेरे हिसाब से BF3 फिर BCl3 फिर BBr3, ए होना चाहिए आंसर, सी आंसर।
अब क्या है भाई मुझे नहीं पता। और ये बैक बॉन्डिंग भी है इसमें। बैक बॉन्ड पहले मुझे लुइस एसिड नहीं पता था, चलो मैंने लुइस एसिड याद किया क्या होता है। अब बैक बॉन्डिंग है, अब वो भी नहीं पता मेरे को बैक बॉन्डिंग एग्जैक्टली। चलो कोई बात नहीं यार, कोई नहीं भाई, होता रहता है यार। चलो PCl5 मैंने बता दिया था सॉलिड में कैसे एग्जिस्ट करता है कैटायन एनायन के फॉर्म में। ये बता देता हूँ मैं। Cl2O6 को अगर मैं ClO3 भी लिख लूँ तो मुझे नहीं लगता कुछ खास दिक्कत होगी। ClO3 को सॉलिड में कैसे लिखते हैं जी? पहले तो वो ClO एक ऑक्सीजन चला गया तो O2 +2 और ClO3 -2। आइए +2 -2 मैं श्योर नहीं हूँ बट हो सकता है ऐसा हो। -2 सॉरी है ClO4, हाँ सॉरी ClO4 -2 पक्का हो सकता है यार। +2 -2 का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ClO2 और ये ClO4 इतना मैं श्योर हूँ। N2O3 बताओ जी। N2O3 को लिख सकता हूँ मैं सॉलिड में, लिख सकता क्या हूँ, लिखना होता है। सॉलिड में ऐसे एग्जिस्ट करता है ये। गैस में क्या है यार, गैस में तो वॉन्डर वॉल फोर्स से भी एग्जिस्ट कर लोगे आप, ठीक है। N2O3 दो आपस में अगर साइड बाय साइड हैं तब भी वॉन्डर वॉल फोर्स के थ्रू एग्जिस्ट कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सॉलिड में वॉन्डर वॉल फोर्स नहीं लग सकती, मतलब लग जाएगी लेकिन टूट जाएगा वो, सॉलिड नहीं रहेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए कैटायन एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। तो एक तो हो गया N2O2 और एक हो गया, चार्ज नहीं लिख रहा इस बार में, एक हो गया N2O4। बाकी भी लिख लेना, एक ऑप्शन हटा दो, एक में ऑप्शन डाल दो। XeF6 हो गया, XeF7 और XeF5। I2 हो गया, I और I3। अच्छा I3 है, सॉरी, फिर ये नहीं पता था मुझे। है ये क्या है? XeF6 वाला मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा हाँ, XeF7 तो एग्जिस्ट नहीं करे था, सही बात है। और PBR वाला भी गलत लिखा है मैंने। PBR वाला क्या गलत है भाई? PBR4 और PBR5 PBR6 एग्जिस्ट नहीं करता क्या? अच्छा कोई मुझे ये समझा दे, ये वाला समझा दे, और कोई मुझे ये वाला समझा दे। वैसे तो ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन मतलब सर ने जब समझाया था तो मुझे याद है कुछ सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। N2O4 को NO2 करके किया है सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डाउट किस में? इसमें PBR5 में, XeF6 में और आयोडीन वाले में। बैक बॉन्डिंग यार, अब देखो मुझे जो याद है मैं बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले किया था वैसे तो। बैक बॉन्डिंग के लिए भैया चाहिए क्या क्या? दो चीज़ होनी चाहिए आपके पास, सही बात है, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। एक में ऑर्बिटल भर रखा होगा और एक में आपका ऑर्बिटल भरा होना चाहिए, एक में आपका ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक आपका बनेगा वीक पाई बॉन्ड। इतनी चीज़ें पता है मेरे को। अभी मैं ऐसे कल करेंगे ऐसे, सॉरी 3 डेज़ बाद करेंगे। ये सब हमें नहीं पता एग्जैक्टली ये सब का क्या मतलब है। CDE ये पॉइंट हमें नहीं पता है, ये थोड़ा बहुत आता है। अब क्वेश्चंस करते हैं फिर क्या पता आ जाए। ये भी हमने बात के लिए ही करना है। चलो, N2 + 3H2 NH3 बनाता है अमोनिया। हेबर प्रोसेस, हाँ ऐसा है कि 4 मोल नाइट्रोजन और 8 मोल हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम पे 2 मोल आपके पास अमोनिया है। बताओ कि इसका एक्सिस बनाओ, सॉरी प्लॉट द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम एक्सिस। देखो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बनाने वाला, कुछ नहीं है इसमें। देखो पहले आपके पास नाइट्रोजन था, आपके पास हाइड्रोजन था, फिर आपने अमोनिया बना दिया। आपने कितने 4 मोल N2 के साथ स्टार्ट किया था, मान लो यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया आपने। और रुक जाओ, नाइट्रोजन का कलर चुनने दो अलग सा। 4 मोल नाइट्रोजन के साथ स्टार्ट किया आपने, ठीक है। फिर वो कम होता गया, क्यों? क्योंकि अमोनिया बनाना है ना आपको, 2 मोल अमोनिया बनाना है, तो वो कम होता गया। जितना भी कम हुआ होगा वो ऐसे कम हो गया वो। और हाइड्रोजन भी कम हुआ होगा, जाहिर सी बात है, अमोनिया बना रहे हो तो। और अमोनिया बढ़ गया होगा, ये अमोनिया है, अमोनिया बढ़ गया होगा।
आप फिर बाद में एडजस्ट करना है, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा, ये दोनों कम हो रहे हैं और एक ऊपर जा रहा है, इस शेप का भी ग्राफ है होगा। अब मैं इतना इन डेप्थ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है कोई पॉइंट नहीं है इन डेप्थ जाने का यहाँ पे। भैया लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? कौन नहीं चाहेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन लेना कौन पसंद नहीं करेगा? तो NP5 वाला तो चाहेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं NP6 बन जाऊँगा, मेरा फुल्ली फिल्ड आ जाएगा। NP2 वाला, NS2 NP2 वाला भी चाहेगा NP3 पहुँचना, क्यों? मतलब बढ़िया मर्जी है, मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब NP3 वाला इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि देखो NP3 वाला ऑलरेडी स्टेबल है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होता है, फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड थोड़ा कम स्टेबल होता है। तो NP6 बहुत स्टेबल होगा, NP3 के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होगा NP6। तो अब मैं क्या करूँ इसमें? अब कुछ नहीं करना है इसमें, आपने हो गया आपका 3 ऑप्शन, आंसर इज C। फॉर विच रिएक्शन यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मोल पर लीटर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप लिखने जाते हो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ नहीं भैया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और गैस होना चाहिए ना, सॉलिड ले सकते हैं ना प्योर लिक्विड ले सकते हैं। प्योर लिक्विड सॉल्वेंट जो होता है, मतलब लिक्विड लिख तो सकते हो लेकिन प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको चाहिए मोल पर लीटर ए देखो, तो ए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ CO2 लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ CO2, तो ये तो बार में आएगा, नहीं तो ये आंसर नहीं है, या 1 मोल हो जाएगा ये। इसकी कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं गैस की? अच्छा छोड़ो, कोई नहीं, रुक जाओ अभी। यहाँ देखो, यहाँ क्या सीन है? अरे यार 1 सेकंड रुको, मोल पर लीटर है ना, नहीं मोल पर लीटर का इन्वर्स यानी कि अच्छा, देखो एक बात ये बता दूँ, यहाँ गैस जो है बार में मेजर मत करना, मोल पर लीटर में ही मेजर करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है मोल पर लीटर, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा मोल पर लीटर, और आपको चाहिए मोल पर लीटर का इन्वर्स। -1 भी है ना यहाँ पे, तो ये तो नहीं है आंसर, ए नहीं है, बी आओ यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा NH3 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, तो मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 2। तो x लिख रहा हूँ अभी मैं, x², और यहाँ पे भी x ही लिख रहा हूँ क्योंकि बस मुझे यूनिटी तो चाहिए। यहाँ पे मोल प्रोडक्ट में हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर का क्यूब, ये तो मोल पर लीटर टू दी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली x टू दी पावर -2। x फिर भी मैं बता दूँ मोल पर लीटर था, तो ये मोल पर लीटर रेज़ टू दी पावर -2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा मेरे को। यहाँ देखो, हाँ ये हो जाएगा, मोल पर लीटर है और नीचे x² है, यानी कि मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर है, ये x टू दी पावर -1 है। मेरे हिसाब से C आंसर करेक्ट है, C करेक्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सर का तरीका देख लो, बात ख़त्म। हाँ ये बेस्ट तरीका, मेरे वाले तरीके से भी ज़्यादा अच्छा तरीका है ये। मेरा वाला तो कोई तरीका ही नहीं है, कोई तहजीब ही नहीं है, मेरे वाला तो मैं लगा रहा था। यूनिट ऑफ Kc अगर निकालनी है तो मोल पर लीटर लो, रेज़ टू द पावर Ng कर लो। Ng होता है डिफरेंस इन नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ गैसियस मोल। तो यहाँ तो एक ही था, यहाँ 1 मोल है, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 मोल है, तो आंसर 1 - 0 आएगा 1, ये 2 - 4 आ जाएगा -2, या 1 - 2 आ जाएगा -1। आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्या बता रहा हूँ मैं। अगर आप सर में नहीं आ रहा, सर खुजा रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, इतना कुछ खास है भी नहीं है। बताओ हाइब्रिडाइजेशन से पहले लोग क्या सोचते थे कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? पता नहीं यार मुझे, ऊपर से रेड फ्लैग क्वेश्चन भी आई है, इसे रीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CH4 के बॉन्ड ना सब 90-90 होने चाहिए। क्यों मुझे नहीं पता, मुझे VBT भी नहीं पता। इनफैक्ट बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और CH4 का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। CH4 टेट्राहीड्रल है, उसका डिग्री है 90 नहीं है, और बॉन्ड लेंथ सबकी अलग अलग है, सबकी बराबर है। अब क्या है, क्यों है, कैसा है, इसका सिर पैर भी नहीं आता है मुझे। कोई मुझे कमेंट में सब बता देगा तो मेहरबानी होगी, वरना अनपढ़। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन में
पाई और सिग्मा बॉन्ड बताओ। साइक्लोपेंटन, पेंटा, पेंटा मतलब 5 कार्बन। पाँच कार्बन हो गए जी आपके। अब क्या करोगे? हाँ, पेंटा डाई इनाइल। अच्छा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी है इसमें कहीं ना कहीं, तो हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हो यहाँ पे लगे हो, और एक नेगेटिव चार्ज भी है, एनायन लिख रखा है, तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड 4 दिख रहे हैं। अरे भाई साहब, अरे हाइड्रोजन लगाना भूल गया यार, शिट। और ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी नहीं है। एनायन, एनायन में तो नेगेटिव चार्ज आता है ना यार, केटायन में पॉजिटिव चार्ज आता है। और मैंने लिख रखा है दैट वाज काइंड इजी। छोड़ो बेकार क्वेश्चन, आगे बढ़ो। बेकार क्वेश्चन तो नहीं है, अंगूर खट्टे हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेल्टा जी आपका 0 होता है। इक्विलिब्रियम ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। पहली बात बस आपको, अगर आपको पता नहीं है, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं किया तो इतना याद रखो कि डेल्टा जी जो होता है ना, डेल्टा जी एक ऐसा नंबर है जो हमें बताएगा कि आपको आपको रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कितना पावर चाहिए, आपको कितनी एनर्जी चाहिए, सॉरी पावर तो नहीं कहूँगा, कितनी एनर्जी चाहिए। इक्विलिब्रियम पे आगे पीछे ना वो अपने आप ही होती है, आगे आगे भी अपने आप, पीछे भी अपने आप। तो जो चीज़ अपने आप हो रही है उसके लिए क्या आपको एनर्जी चाहिए? नहीं चाहिए। तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा जी? डेल्टा जी हो जाएगा 0। डेल्टा जी हो जाएगा 0। और एक और बात रहता है ना, डेल्टा जी बराबर होता है H - T डेल्टा एस। ये इक्वेशन काम आएगी आपकी। H क्या है, T क्या है, डेल्टा एस क्या है, कोई बात नहीं, बस अभी याद रख लो, इक्वेशन याद रख लो, जब काम आने की होगी तो आ जाएगी। अरे यार क्या नाम है वो, जो कराटे किड नहीं देखी है क्या? उसमें जो मिस्टर हान होता है, वो उसको जेडन स्मिथ को, जो भी नाम होता है उसका कैरेक्टर का, जेडन स्मिथ को सिखाते नहीं है वो जैकेट वाली चीज़ फालतू में, और बाद में वो यूज़ भी करता है। तो मैं जानता हूँ कि वो अननेसेसरी बेकार सी मूवी है, बट ठीक है, अच्छा मूवी अच्छी है, लॉजिक नहीं है उसमें इतना। तो पहला वाला भी सही है, और इक्विलिब्रियम से ज़्यादा स्टेबिलिटी कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो दोनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ें। बताइए, ज्योमेट्री बताइए sp3d का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। कौन सी ऐसी होती है जो ज्योमेट्री sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्या sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री नहीं होगी? ज्योमेट्री नहीं होगी, स्ट्रक्चर नहीं, ज्योमेट्री। sp3d का मतलब आपका स्टेरिक नंबर कितना होगा? आपको स्टेरिक नंबर पता होना चाहिए क्या होता है। स्टेरिक नंबर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। स्टेरिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, सॉरी, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो 1 + 3 4 + 1 5, 5 हो सकते हैं। अब 5 मतलब क्या क्या हो सकता है? 5 मतलब हो सकता है आपके पास 5 बॉन्ड पेयर हो। पहले तो 5 बॉन्ड पेयर अगर होंगे, 5 बॉन्ड पेयर का मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? आपका जो ज्योमेट्री है वो ऐसे बन जाएगी। एक तो क्या कहते हैं इसका, स्क्वायर बाय पिरामिडल। आंसर है कहीं? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हो सकता है आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो, नहीं सॉरी 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तब आपका ज्योमेट्री कैसे बनेगी? 1 2 3 4 और एक लोन पेयर, इसे कहते हैं सीसॉ। ठीक है, तो आप सीसॉ बना सकते हो सकता है आप, मैंने 5 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 5 ही था। हो सकता है आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। तो 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, 2 लोन पेयर होने का मतलब है, एक ऐसा बना दो, 1 2 3 एक ही प्लेन में, और ये एक्सियल पोजीशन पे 2 लोन पेयर, मेरे हिसाब से। नहीं यार, ये गलत लग रहा है। हाँ गलत है भी, ये गलत लग रहा है, रुक जाओ। मेरे हिसाब से ये ऐसे होता है, 2 लोन पेयर इधर, टी शेप। तो टी शेप भी आ सकती है वैसे तो, मतलब कुछ ऐसा सा बन जाएगा। देखो ये टी शेप है। जब ज्योमेट्री देखो ना, ज्योमेट्री में आप लोन पेयर इंक्लूड नहीं करते हो, तो बस बॉन्ड पेयर देखो। बॉन्ड पेयर यहाँ पे टी शेप में, यहाँ पे सीसॉ में थे, मतलब इसको अगर फ्लिप करके देखोगे तो सीसॉ हो गया। ये तो खैर यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। तो सीसॉ हो सकता है, टी शेप हो सकता है, ट्रायंगुलर प्लेनर भी हो सकता है। ट्रायंगुलर प्लेनर कैसे होगा पता नहीं, आई डोंट नो, छोड़ो। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है।
हाँ ये हो सकता है। देखो दो दो बॉन्ड पेयर हो गए किसी चीज़ में, और लोन पेयर भी, एक लोन पेयर इधर डाल दो, एक लोन पेयर इधर डाल दो। नहीं यार नहीं, ये नहीं होगा मेरे हिसाब से। डी या सी में से एक होगा, नहीं सॉरी, डी या ए में से कुछ एक होना चाहिए आंसर। अगर मेरे को तुक्का मारना होता तो मैं डी के साथ जाता। ए है, चलो। मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर आपको नहीं मिलने वाला, लीनियर मिल सकता है। लीनियर कैसे मिलेगा? बेंट मिल रहा है यार ये। मतलब बेंट, लीनियर से क्या मतलब है? लीनियर से मतलब है, ओ हो, ओके ओके ओके, मैं बताता हूँ। नहीं, गलती कर रहे थे हम लोग। दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, तो ये चार, ये तो ऐड अप होके चार आएगा ना, हमें तो ऐड अप होके 5 लाना था। तो 2+3, 2+3। और जहाँ तक बात गलतियों की हो गई ना, मुझे गलतियों के एक और बात बोलनी है कि क्या नाम था वो जो थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया था। आई नो, ठीक है भाई, टेस्ला से काफ़ी चोरी करी थी और एडिसन ने काफ़ी कुछ बुरा भला किया था, आई डोंट नो। बट उनकी जो जब वो बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने कितने सारे एलिमेंट्स ट्राई किए और कितने सारे एलिमेंट्स फेल हो गए। तो उन्हें ये, मतलब वो जो ऑब्वियसली थोड़ा कॉर्नी सा लगेगा, बट हाँ कि उनको पता चल गया था कि इतने अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं जो काम नहीं करते हैं। तो अगली बार उसके बाद जो टंगस्टन लगाएगा, उससे पहले जो भी आदमी एफर्ट करेगा टंगस्टन लगाते लगाते, उसे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एडिसन ने यूज़ करके देख लिया। पेट में दर्द हो गया मेरा। चलो 2+3 यानी कि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। हाँ तो लीनियर हो सकता है, तो आपका स्ट्रक्चर लीनियर हो सकता है। 2 बॉन्ड पेयर ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, हाँ 2 लोन पेयर ऐसे और तीसरा लोन पेयर ऐसे, ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। वैसे तो सर ने बनाया नहीं है, बट हाँ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको स्ट्रक्चर वगैरह याद करना पड़ेगा। बताओ जी, मैच करो फॉलोइंग कॉलम में, इन पे केपी और केसी कब बराबर होंगे। देखो, जब केपी और केसी कब बराबर होते हैं, पहली बात तो केपी और केसी में फ़र्क क्या है। केपी होता है जब गैस यूज़ करते हो आप, सिर्फ और सिर्फ गैस यूज़ करते हो, और केसी होता है कि उसमें आप गैस यूज़ कर सकते हो, एनायन कैटायन सब कुछ यूज़ कर सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते समय। तो केपी, और बाय द वे इक्वेशन होती है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी होता है, कुछ ऐसा सा होता है जहाँ तक मुझे याद है। तो ठीक है, केपी और केसी कब होगा, जब ये 1 होगा, 1 के बराबर होगा। और ये 1 के बराबर कब होगा, जब एन जी होगा 0 के बराबर। ठीक है, मतलब दोनों साइड गैस बराबर हों। तो दोनों साइड गैस कहाँ बराबर है, यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ भी बराबर नहीं है, ये बराबर है। तो मैं कहूँगा सी जो है वो आर के बराबर, सी जो है वो आर से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड गैस के मॉलिक्यूल्स बराबर हैं। ठीक है, तो ठीक है, केपी कहाँ बड़ा होगा केसी से, केपी कहाँ बड़ा होगा केसी से, जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा जब ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, जब ये नंबर कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, ये नंबर 0 से बड़ा हो जाएगा, या इनफैक्ट 1 से बड़ा होगा 1 से बड़ा होगा, तो केसी मल्टीप्लाई बाय समथिंग केपी बनेगा। तो जाहिर सी बात है केपी बड़ा है केसी से। बताओ भाई, यहाँ तो ए में केपी बड़ा है केसी से। ठीक है, और चलो दो चीज़ें सॉल्व कर दी। ए का हो गया पी और सी का हो गया आर। ए का हो गया पी, सी का हो गया आर, बाकी तो सॉल्व हो ही जाते। के पी इक्वल टू के सी आर टी रेस टू पावर डेल्टा एन जी। ये कहाँ से आया भाई साहब? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है आगे, चिंता मत करो। अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेने दो, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम लदीस, वॉशरूम। चलो आया मैं, back from the ladies washroom. If I'm being completely honest, I don't want to do this anymore. I don't wanna do this anymore. Name the vacant orbital in carbon and bond the hell out of BF4 or minus. कार्बन पहले बनाओ भाई, और बताओ कि उसमें वेकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है ना, ठीक है। तो ये लो कार्बन ले लिया आपने, कार्बन आता है नंबर 6 पे, हो गया 1s2,
2s2 2p4। अभी से थोड़ा अगर ड्रॉ करने जाओगे तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। 2s2 एंड 2p4। ये हो गया जी। अच्छा बाय द वे, इलेक्ट्रॉन अगर भरना ही है तो नॉर्मल कार्बन का हो गया, तो पहले सारे ऑर्बिटल भर दिया करो, फिर उसके बाद पेयरिंग कर लिया करो। इसमें क्यों नहीं भरा, यहाँ से ऑर्बिटल भर गया था, ऑर्बिटल भर गया था उसके बाद पेयरिंग हुई है। ये थोड़ी कि ऑर्बिटल के बाद एक ऑर्बिटल भरा फिर दूसरा पी वाला ऑर्बिटल भी भरा, नहीं। एस तो भर ही गया था, एक हुआ उसके बाद दूसरा भी यही हो गया। जब एक्साइटमेंट होती है ना तो क्या होता है, ये 3s में पहुँच जाते हैं ये दो, ये 3s में पहुँच जाएगा। खैर खाली ऑर्बिटल कौन कौन सा है मेरे हिसाब से तो ये है। अच्छा एक्साइटमेंट जब होगी तो ये वाला जो 3s में पहुंच जाएगा, 2p वाला एक इलेक्ट्रॉन 3s में, ये क्यों नहीं पहुंचा? अगर मेरे को तुक्का मारना हो, मतलब मेरे को थोड़ा अपना लॉजिक देना हो अपनी साइड से, मैं ये कहूँगा कि क्योंकि सबसे करीब ये था, दोनों की एनर्जी सबसे ज़्यादा मैच करती है 2p और 3s की। जिनकी एनर्जी मैच करती है ना वहाँ पे शेयर करना ज़्यादा वो होता है। शेयर करना तो नहीं कहूँगा मैं, ऊपर नीचे करना आसान होता है। दैट डजंट साउंड राइट। ठीक है, तो 2p, हाँ तो ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब क्या वेकेंट ऑर्बिटल हो गए ये, इनमें भी नेम क्या करना है? 2p वेकेंट ऑर्बिटल और 3s मेन ऑर्बिटल है। अब बताओ भाई BF4 माइनस बना के दिखाओ। BF4 माइनस बना के दिखाऊँ? 1 2 3 4 माइनस चार्ज हो गया इस पर शायद। अच्छा बैक बॉन्डिंग का है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का थोड़ी है ये, बैक बॉन्डिंग का है। कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट 1s। अरे यार ये कैसे हो सकता है? हाँ मैंने कन्फिग्रेशन गलत बना दी, 8 कर दिया इसे, ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन बना दी मैंने। चलो छोड़ो रुक जाओ, ये ठीक है, 6 नंबर का होता है ना। हल्की हल्की सी मिस्टेक हुई है। 2s2 और 2p2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3s तक बात पहुँचने की नहीं है गाइस, 3s तक बात नहीं पहुँचेगी, चिंता मत करो। इसलिए मन नहीं कर रहा मेरा करने का कुछ। हाँ जब ये एक्साइटेड होगा तो ये वाला पहुँच जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये वाला पहुँच जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी है। 2s2 यानी कि 2s s ऑर्बिटल में 2, 2p2 यानी कि p ऑर्बिटल में 2। ठीक है, जब एक्साइटेड होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहुँच जाएगा। एक्साइटेड वाला चलो अलग उसमें बनाता हूँ मैं। चलो आगे बढ़े। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ अब क्या बताना था? हाँ ये एक्साइटेड स्टेट है बाय द वे, नॉर्मल स्टेट नहीं है। नॉर्मल स्टेट इससे पहले बनाई थी, ये एक्साइटेड स्टेट है, लिख देता हूँ मैं। ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। आई डोंट नो यार, आई डोंट फील लाइक इट, और मैं चाह नहीं रहा कि मैं ख़राब वीडियो प्रोड्यूस करूँ। ठीक है, BF4 कैसे बनेगा? अच्छा BF4 में एक बैक बॉन्डिंग भी बनेगी। अच्छा देखो मैं पहले भी यही सोच रहा था कि हम लोगों ने p ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन जो है पुश क्यों किया, s वाला का क्यों नहीं किया। ये मेरे हिसाब से BF4 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वाओ, यहाँ फ्लोरीन डोनेट करता बोरॉन को। अच्छा जी, ये बैक बॉन्डिंग हो रही है मेरे हिसाब से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है ये, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये? चलो आगे बढ़ रहे हैं यार, आगे बढ़ रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है लास्ट वाला, ये बैक बॉन्डिंग नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। चलो कोई नहीं।
ये चीज़ समझ में आई नहीं थी। बोरोन हेलाइड्स ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करने का था। डी ऑर्बिटल कंट्रैक्शन क्या होती है भैया, पहले होती क्या, और बताओ सब्सिडरी आइटम क्या होता है। यार देखो मैं सही बता रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है सब। आई डोंट वांट टेक अ ब्रेक, बट यहाँ वीडियो में एंड करने वाला हूँ, ठीक है। जो मैंने कहा बाद में करेंगे, वीडियो आगे कर लेना, या तो आगे से मेरा मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो पे आ जाना। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत रीडॉक्स करने, या देखता हूँ एक लेक्चर कर लूँ, क्या पता मैं। चलो अगेन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ फॉर दिस, बट रोकना तो था ही। बाय। मैं तो अभी जाने वाला था बाहर आराम से चिल करने, थोड़ा जिम सपाटे मार के, थोड़ा डंड वंड लगा के, थोड़ी मेहनत वर्जिश करने। फिर सोचिए चलो ठीक है 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट के आसपास हैं, तो थोड़ा और फिज़िक्स कर लेते हैं, क्या बोलते हैं। काफ़ी टाइम फिज़िक्स नहीं भी किया मैंने। आ जाओ। एक स्टोन है, बांधा गया उसको स्ट्रिंग से, लेंथ उसकी स्ट्रिंग की लेंथ L है, और उसे घुमाया गया है वर्टिकल सर्कल में, ठीक है। ऐसे घुमा रहे हैं ठीक है। बीच में है दूसरा सेंटर पे लगा रखा है। एक इंस्टेंट पे स्टोन लोएस्ट पोजीशन पे है और उसकी स्पीड है u। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, g बीइंग एक्सल, ठीक है। पहले तो सबसे पहला काम क्या होता है पता है मेरे को, सबसे ज़्यादा आई वुड से, अगर आप क्वेश्चन लिख पा रहे हो ना, समझा पा रहे हो किसी को, सॉल्व भी नहीं समझा पा रहे हो, आई वुड से दैट्स द फर्स्ट स्टेप। आई वुड काउंट दैट एज अ सक्सेस, टू बी ऑनेस्ट। जाहिर सी बात है, अब मैं आँख बंद करके आंसर तो नहीं कर पाऊँगा, बट ठीक है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप एंड आई काउंट दैट एज अ सक्सेस। ये है, ठीक है। आपने घुमाना शुरू किया, ऐसे घुमा रहे हो, इस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हो। वो पूछ रहा है कि जब आपका स्टोन होगा यहाँ पे, वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। अब ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ो उसे, वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। वो वेलोसिटी पूछ रहा है, ना कि स्पीड, क्योंकि स्पीड तो सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज होने वाली है। यहाँ पे वेलोसिटी होगी आपकी v1, और यहाँ पे वेलोसिटी होगी आपकी v2, ठीक है। चलो अच्छा, बाय द वे, अच्छा चलो रुको अभी तक मैंने जो समझा दिया, समझ गए होगे आप लोग, इजी था अभी तक तो। अब आओ मेन बात आती है यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। पहली बात तो ये देख लो, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे। लोएस्ट पॉइंट हैज़ अ स्पीड u, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेस विद द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल एट अ सर्टेन, नहीं देखो कहीं नहीं लिखा कि स्पीड कांस्टेंट है। हाँ, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये भी नहीं कह सकते। छोड़ो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। मुझे कैसे पता कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था यहाँ पे, और कुछ है भी नहीं लगाने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा ना, तो एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, भले ही एक अच्छी इक्वेशन ना हो, एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें मुझे v1 और v2 के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगी, और मुझे चाहिए उन दोनों के बीच की एक रिलेशनशिप चाहिए। वैसे तो चेंज इन वेलोसिटी आपको लास्ट में वर्क करना है, आप लास्ट में इस इक्वेशन से वर्क करोगे कि भैया v2 माइनस v1, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है क्या एग्जैक्टली चेंज इन वेलोसिटी। लास्ट में आपको ये इक्वेशन भरनी पड़ेगी। बाकी चलो अभी देखते हैं उस समय तक क्या क्या करना है। पहली इक्वेशन हो गई आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले वो सिर्फ और सिर्फ चल रहा था, तो हाफ ऑफ mv1 बराबर हो गया। पहले सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूँ, और ये जब ऊपर गया तो तब यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी थी और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी थी। समझ रहे हो ना क्यों भाई पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि उसकी हाइट बढ़ गई ना, देखो रेडियस वाली हाइट बढ़ गई उसकी, जितनी रेडियस तक ऊंचा गया वो। तो ये हो गया हाफ ऑफ mv2 प्लस mgr, उसकी हाइट भी बढ़ गई। तो ये हो गया v1 इज इक्वल टू v2 प्लस 2mgr, ठीक है। सॉरी mv1 हो गया यहाँ, तो पहली चीज़ हो गई आज ही, पहली चीज़ आ गई आपको। ये अगर आप ध्यान दो ना, तो ये v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as जैसा है, काफ़ी ज़्यादा वैसा है, बस काफ़ी ज़्यादा क्या एग्जैक्टली वैसा ही है। अब क्या करोगे? अब तो ये इक्वेशन मिल गया आप पे सॉरी
अब v2 माइनस वी वन करना है, v2 स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर आता है मेरे को, v2 वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर तो नहीं आता, क्या करें अब? स्पीड है यू। ऐसे अगर मुझे तुक्का लगाना होगा मैं तो कहूँगा ए बी में से हो सकता है कुछ एक को। सोचन दो भाई, सोचन दो। ये जो क्वेश्चन करते हैं ना, इनका मेन पॉइंट ही यही होता है, जो अभी अनकम्फर्टेबल साइलेंस झेल रहे हो ना, जिसमें हम सोच रहे हैं, यही होता है मेन पॉइंट ऐसे क्वेश्चंस करने का। यू स्क्वायर माइनस जी एल। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एफ बी डी बना के हो गया क्या कुछ? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता एफ बी डी बना के क्या कर लूँगा मैं। वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन हो गया जी, वर्क डन इस पे हो गया। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है वर्क डन से रिलेटेड आगे कुछ पक्का होने वाला है, देख लेना। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, लेकिन वर्क डन से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ आगे। वर्क डन से रिलेटेड हो सकता है या तो एफ बी डी से रिलेटेड, एफ बी डी तो नहीं, लेकिन वर्क डन का कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगेगा। अब वर्क डन वाला फॉर्मूला भी तो नहीं पता। वर्क डन होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रही है, ठीक है, तो वर्क डन हो गया आपका। फोर्स लग रही है जी एम जी, डिस्प्लेसमेंट हो गई आर, वर्क डन हो गया आपकी एम जी आर के बराबर, एम जी आर के बराबर हो गया। तो क्या, अब वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो होता है, होता है क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो होता है भाई, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ एम, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो यही चीज़ आ गई, ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है। चलो, तो अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। वैसे तो आई नो, मैंने जस्ट अभी कहा कि मेन पॉइंट होता है, ऐसे समय बर्बाद करना ही मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पे, लेकिन अब इतना भी नहीं करना है कि 10 मिनट लगा दिए एक क्वेश्चन में। मैं श्योर हूँ कि ये जो चीज़ है ये तो पक्का करेंगे। लाइक मेरे को आई हैव अ फीलिंग इन माई बोल्स कि ये तो पक्का करने ही करने वाले हम लोग। सवाल ये है कि इसके बाद करना है या नहीं करना है। चलो देखते हैं। हेलो बच्चों, नाइस, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Point of the change in gravity, final velocity, ये हम ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पर स्ट्रिंग लिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया u i कैप डायरेक्शन, वेलोसिटी बताने पर 90 डिग्री, बिकॉज ये आई कैप वेलोसिटी होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl। क्यों भाई? हाँ ठीक है, सही बात है। एक सेकेंड यार, रुको जरा। तो अगर मैं v2 माइनस v1 वेक्टर को सॉल्व करूं, अब क्योंकि वो 90 डिग्री वाला भी है, v2 प्लस v1 अगर होता 90 डिग्री का, तो वो हो जाता रूट ऑफ v2 का स्क्वायर, v2 का। मुझे क्या चाहिए? मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए ना। अरे रुको, देखो, थम जा। मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो v2 प्लस, देखो मैं बताता हूँ, मुझे v2 माइनस 1 चाहिए था। रुक जाओ, आई थिंक आई गेट इट। रुक जाओ एक सेकंड, रुको, यही लिखना दो। v2 माइनस 1 चाहिए था मेरे को, है ना। मैंने क्या किया, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, मुझे चाहिए v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आपको पता है वो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर का रूट, हो जाएगा ना। ऐसे ही होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये जान लो। वेक्टर और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, थीटा बराबर 90 जब होता है तभी यूज़ कर सकते हो ये। और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, v स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट हो गया c स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, अब कुछ नहीं, v स्क्वायर था आपका फाइनल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हो गई u स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी? फाइनल वेलोसिटी यहाँ से निकाल लो, वो हो गया m हटा दो, m काट लो, वो हो गया इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का था नहीं है, नहीं फाइनल,
सॉरी फाइनल वेलोसिटी होगी v2, वो हो गया v1 स्क्वायर माइनस 2gr, ठीक है। तो वो हो गया u स्क्वायर माइनस 2gr, तो ये हो गया 2u स्क्वायर, उसका रूट भी है ध्यान रखना, 2u स्क्वायर माइनस 2gr का रूट, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, u स्क्वायर माइनस 2gr। तो हम लोग कहाँ फंस गए थे, सॉरी माइनस gr, हम लोग बस एक जगह फंस गए थे लास्ट वाले स्टेप में, जब मैग्नीट्यूड निकालना था। हम लोग फंसे नहीं थे, हम लोगों ने खुद को फंसा लिया था मैग्नीट्यूड वाला पार्ट इग्नोर करके। मैग्नीट्यूड वाला पार्ट अगर इग्नोर नहीं किया होता तो आज हम काफ़ी बड़े आदमी होते, ठीक है ना। इस चीज़ को ऐड कर देता है, सर का क्या ऐड करना है यार, तो ऐसा नहीं है मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। चलो अच्छा, ड्राइंग भी चिपका दूँ क्या, ड्राइंग भी चिपका दूँ बनाई हुई, ड्राइंग भी चिपका ही देता है, क्या दिक्कत है। ड्राइंग भी चिपका दी मैंने। बाद में भी आप 2 सब्सक्राइबर, पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही दिन में हम लोग के 2 सब्सक्राइबर हो गए, बढ़ गए। चाइल्ड स्विंग पे उसकी मिनिमम और मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से इतनी इतनी दे रखी है, मैक्सिमम स्पीड बताओ उसकी कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, एक चाइल्ड है स्विंग पे है, ठीक है, मान लो कि ये स्विंग पे है, ऐसा है स्विंग पे, ये उसकी मिनिमम हाइट होगी ग्राउंड से, ये बिल्कुल नीचे होगा, और मैक्सिमम क्या पता यहाँ पहुँच जाए, क्या पता, इससे आगे भी जा ही सकता है वैसे चाहे तो। इससे आगे कैसे आएगा, इससे आगे जाएगा तो ऐसे गोल घूम जाएगा। खैर मैक्सिमम हाइट में ये मान के चल रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन चलो ये मान के चल रहा हूँ मैं, मिनिमम मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है इतना इतना। खैर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मैक्सिमम हाइट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, मुझे नहीं लगता इसकी कुछ खास ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे बस चाहिए कि हाइट का डिफरेंस कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम में हाइट का डिफरेंस कितना है, बस मुझे इतना चाहिए था। तो वो डिफरेंस आ रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो वो डिफरेंस आ रहा है मेरा कितने का, देखो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस है 0.75, मैक्सिमम डिस्टेंस है 2 मीटर। देखो यूजुअली क्या करता, मैं घबराने लगता कि अरे भाई साहब मैक्सिमम हाइट किधर है, क्या मैक्सिमम हाइट स्विंग की, क्या मैक्सिमम इतनी रेंज है स्विंग की, या ये स्विंग इतना ऊपर जा रहा है या इतना ऊपर जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको डिस्टेंस का गैप चाहिए ताकि आप पोटेंशियल एनर्जी का गैप निकाल सको। कितना आ गया डिस्टेंस, कितना आ गया 1.25, ठीक है। यहाँ से आपने यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम स्पीड होगी, और मैक्सिमम जैसे पेंडुलम पे नहीं होता, मैक्सिमम हाइट पे आपके पास 0 स्पीड होने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। यार तुम्हें कैसे पता यहाँ 0 स्पीड होगी, भाई तुम्हें कैसे पता यार, ऐसा थोड़ी कह सकते हो तुम। अगर यहाँ 0 स्पीड नहीं होती तो वो और आगे जाता, तो इसकी मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि उस पर स्पीड होने वाली है 0, उसकी स्पीड हो जाएगी 0, तभी वो मैक्सिमम हाइट है। तो यानी कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हाफ mv² में काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे m काट लो, आपको चाहिए था v² हो गया आपका √2g8, सॉरी स्पीड हो गया आपका 2 × 10 × 1.25, ये हो गया 250, मेरे हिसाब से 5 या 50 होगा आंसर, 5 है, फिर भी कंफर्म करने दो, 1.25 है ना 1.25, ये 12.5 हो जाएगा, 12.5 का 2 हो गया 25, 25 का रूट हो गया 5। आई होप आपको समझ में आ गया हो, करेक्ट है। आगे बढ़ें, चलो ठीक है, बताओ कि स्ट्रिंग कहाँ टूटेगी। मैंने आपको ये कुछ देर पहले क्वेश्चन कर दिया था, स्ट्रिंग टूटने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पॉइंट बी पे, क्योंकि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर लग गई है और mg भी नीचे ही लग रहा है। यार लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ये मेरा डाउट था, मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा था, ये मेरा डाउट है, मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को नहीं लगता क्या, ये मेरा डाउट है। वैसे तो मुझे आंसर पता है लेकिन मेरा डाउट है ये। 2 स्प्रिंग है पी एन क्यू, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट के पी के क्यू दे रखा है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है,
उनका पहले एक बारी सेम अमाउंट से उनको स्ट्रेच किया गया, फिर उनको सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया। पहले सेम अमाउंट से, फिर सेम उससे क्या कहते हैं उसको, फोर्स से। बताओ दोनों में वर्क डन बताओ। पहले तो दो स्प्रिंग देख लो। दो स्प्रिंग आई हैं, एक आपके पास स्प्रिंग है। मुझे स्प्रिंग के बारे में लिटरली सिर्फ एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पता है। लिटरली से मेरा मतलब जेन्युइनली लिटरली है, जो लोग बार बार लिटरली यूज़ करते हैं वो वाला नहीं। मुझे बस इतना पता है कि फोर्स जो होता है इट्स नेगेटिव ऑफ के एक्स, और यहाँ पर भी फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ के एक्स। दो अलग अलग स्प्रिंग है, लेकिन हम लोगों को पता चल गया कि जो एक स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट ज़्यादा है। अब मैं K1 और K2 लिख देता हूँ, ठीक है। KP क्या है, KP KQ है, तो KP और KQ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एक बीच में लिख देता हूँ, रुको ऊपर लिख देता हूँ कि भैया KP बड़ा है KQ से। तो चलो इतनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पता है। अब इसके बाद मैं जो करूँगा वो तुक्के में कर रहा हूँ मैं। आपका तुक्का मेरा तुक्का अलग है, क्योंकि तुक्का दोनों का सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं पहले कम से कम 2 बार पढ़ चुका हूँ ये चीज़, 11th 12th और ड्रॉप तीनों मिला के 2 या 3 बार तो पढ़ी ली होगी मैंने ये चीज़ें। पहले तो आपको देखना वर्क डन, दे आर स्ट्रेच फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट केस ए, देन बाय द सेम फोर्स केस बी। पहले देखते हैं कि सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया गया है। सेम अमाउंट से स्ट्रेच करने का मतलब है आपका एक्स सेम होने वाला है। पहले तो वर्क डन ही देख लो, दो वर्क डन हो रहे हैं, ठीक है। हो तो खैर 4 रहे हैं, लेकिन 2 पेयर हो रहे हैं वर्क डन के। पहला पेयर वर्क डन का, नीचे आ जाओ थोड़ा, पहला पेयर है वर्क डन का। वर्क डन या चलो वर्क डन है सेम एक्स, दोनों को सेम अमाउंट से खींचा गया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं वर्क डन का क्या सिस्टम होता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि फोर्स जो है वेरिएबल है, देखो फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट है, फोर्स जितना दूर जाओगे उतना फोर्स लगने वाला है, तो आप इसे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो गया एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स यानी कि नेगेटिव के एक्स स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो वो हो गया के बाहर ले लो, के बाहर ले लो, रुक जाए यार, ये अच्छे से लिखा नहीं है मैंने, रुको नेगेटिव के एक्स डी एक्स को आप इंटीग्रेट करते हो 0 से लेके x तक, आपका k बाहर गया तो वो हो गया नेगेटिव के एक्स डी एक्स, ना कि एक्स स्क्वायर, 0 से लेके x तक, ठीक है। तो ये हो गया जी नेगेटिव के एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट लगा लेना, खैर इसमें लिमिट क्या ही लगानी, वेरिएबल जब दे ही रखा था। चलो अब क्या, अब आपके पास ना एक वर्क डन का फॉर्मूला आ गया है, तो वर्क डन ऑफ P अपॉन वर्क डन ऑफ Q हो जाएगा आपका नेगेटिव के एक्स। तो बस मैं के एक्स स्क्वायर ही लिख रहा हूँ भाई, क्यों? वैसे तो लिखता मैं नेगेटिव के पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन नेगेटिव, समझ रहे हो ना। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ ये। चलो रेडी रखता हूँ मैं, या चलो कलर चेंज करते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव के पी, नेगेटिव चलो रख ही लेता हूँ वरना लोग कन्फ्यूज जाएंगे। नेगेटिव के पी एक्स नेगेटिव के क्यू एक्स, इसका अपॉन 2 इसके अपॉन 2 से कट गया। एक्स सेम क्यों है भाई, x1 x2 क्यों नहीं है, सेम x है, दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ये। तो जब ये माइनस भी हट गया तो के पी बड़ा है तो डब्ल्यू पी भी बड़ा होगा, ठीक है। डब्ल्यू पी एक ही जगह बड़ा है, तो यही सही होने वाला है। और फिर भी मैं आपको सेकंड केस दिखा दूंगा मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें। और ये मैं सही बता रहा हूँ, ये मसल मेमोरी पे था, ये मैंने बहुत दिनों से नहीं छेड़ा ये क्वेश्चन। ये इसलिए हो गया क्योंकि उस समय मैंने थोड़ा ध्यान दिया था। और मैं सही बताऊँ, देखो अभी तो मैं कहने की बात होती है ये कि मसल मेमोरी, ये मसल मेमोरी भी नहीं है, थोड़ा सा मतलब बायस हो गया ये। तुम ये भी तो देखो 45 क्वेश्चन कर लिए हमने इसमें, 45 क्वेश्चन के करने के बाद कुछ तो दिमाग में बैठा होगा ना, कुछ तो नई चीज़ें बैठी होंगी। बाकी जो सेकंड केस है ना, इसे अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, मैं श्योर हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और 2015 के मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो किया। 2015 में कैंसिल हो गया था, आई गेस चीटिंग वगैरह हुई थी। 15 में नीट आ गया था मेरे हिसाब से, तो आ गया था। आज चिंता मत करो, आ जाओ आगे बढ़ो। वो वाला अगर मैं पार्ट 2 छोड़ा है तो जानबूझ के छोड़ा, चिंता मत करो।
एक ब्लॉक है मास एम का जो कि एक लोअर एंड ऑफ द वर्टिकल स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है, मतलब दीवार है, स्प्रिंग लग रखा है, नीचे अटैच है, बना दूंगा अभी। उसमें कांस्टेंट फोर्स वैल्यू है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है के, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है के। मास को ऐसे छोड़ दिया और पहले स्ट्रेच नहीं था, जाहिर सी बात है जब छोड़, पहले आपने ना, अब यहाँ ड्राइंग करने की बारी आ गई, रुक जाओ। ये दीवार है, रुको, ये दीवार है ऊपर की, भाई शीशा से क्यों है भाई, शीश महल है भाई, शीश महल इसके ऊपर लग रखा है। अरे एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं फोकस रहता हूँ आई कैन नॉट मेक गुड जोक्स, आई कैन नॉट मेक गुड डायग्राम्स ऑल्सो, बट गुड जोक्स पर्टिकुलरली। और पहले मेरे को लगता था अबे 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 ये कौन, अबे अबे बोरिंग है, अबे टीचर बोरिंग है। नहीं यार, फोकस में बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली जनरली अच्छे जोक्स मारना ना। भाई मैं तो मार लूँगा, कमेंट कर दे भाई। आपने, ये आपकी हथेली है, इतनी सीधी क्यों है, लकीरें मिट गई आपकी, यू नो वाई। तो एकदम सीधी में हथेली है। वैसे तो रुको थोड़ा और ऊपर बना दें, तो आपने अभी इसे होल्ड कर रखा है, दिख नहीं रहा बट होल्ड कर रखा है आपने इसे, और अभी ये इस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी वगैरह नहीं है, अभी ऐसे ही पड़ रखा है क्योंकि वो नहीं हो रखा है। जब आप इसे छोड़ दोगे ना, ये तुरंत नीचे चले जाएगा क्योंकि भाई मास है, ये नीचे mg लग रहा है, अभी तो नॉर्मल से आपने बैलेंस कर रखा है, इसे नीचे से हटा दोगे तो नॉर्मल गायब और वो तुरंत नीचे गिर जाएगा और कुछ हाइट तक गिरेगा वो, मान लो इतनी हाइट तक गिर गया वो, इतनी h तक गिर गया, रुको यहाँ से तो नहीं जोड़ना, यहाँ से जोड़ना है, इतनी h तक गिरा वो और फिर नीचे आ गया वो स्प्रिंग। ये दूसरा केस है, ठीक है, गिरने के बाद है ये यहाँ पहुँच गया वो। तो ये पूछ रहा है कि बताओ कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होने वाली है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी। अभी आपकी ना मान लो कि आपने ऊपर मान लो ये 0 है, यहाँ से ओरिजिन मान लो, अभी के लिए कंसिडर कर लो ओरिजिन है ये। कलर चेंज करना था यार, कोई बेहतरीन कलर भी तो नहीं मिलता, कलर चेंज कर दिया मैंने। मान लो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अभी आप h हाइट पे थे, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई। यार रुको 0 मान लो इधर, ओरिजिन मान लो इधर, क्योंकि स्टार्टिंग हमने ऐसे करी है क्वेश्चन की, 0 मान लो इधर, ओरिजिन ये ऊपर जाते एंड पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, आपके पास एक पॉजिटिव पोटेंशियल रहती है। नीचे आए हो तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी नेगेटिव में, लिख दो mgh। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वगैरह है नहीं, ना इधर, क्यों भाई नीचे क्यों नहीं है, तो गिर रहा है, गिरते गिरते रुक भी तो जाएगा। एक स्प्रिंग जब उस पर देखो, स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा होगा उसी बॉडी पे, मतलब ये डब्बा है, स्प्रिंग ऊपर लगा रहा होगा, mg नीचे लगा रहा होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब वो रुक जाएगा। और मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का फॉर्मूला जस्ट अभी भी बता दिया ऐसे, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है। यार ये तो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, मुझे नहीं पता, मेरे को बस ऐसा याद सा आ रहा है। अच्छा चलो फॉर्मूला भी छोड़ो, ये देखो कि अब पोटेंशियल एनर्जी गई तो गई कहाँ, जब काइनेटिक एनर्जी है नहीं और नेगेटिव आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई, तो गई कहाँ वो सारी की सारी, वो एक्चुअली सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी कन्वर्ट हो गई थी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नेगेटिव kx²/2 है, ये मैंने बता ही दिया था। नेगेटिव हटाओ, ये नेगेटिव का मैं लिख के दे रहा हूँ, नेगेटिव वाले में मैंने एक्सप्लेनेशन में कुछ दिक्कत की होगी, लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मूला बिल्कुल सही है। आपको निकालना था x² हो गया आपका, यार m तो दिया ही नहीं था, नहीं दिया तो है, तो ये हो गया mg, कितनी गिरी थी, हाइट कितनी थी जिससे गिर रही वो, अरे भाई साहब हाइट तो दे ही नहीं रखी, दे रखी है, जितनी हाइट से गिरा उतनी ही तो एक्सटेंशन होगा, तो x हो गया ये, तो mgx मान लो इसे, तो mgx हो गया ये, mgx, तो इसे काट दिया, ये x हो गया, हाँ, और k नीचे चला गया और 2 ऊपर चला गया, तो 2mg/k आएगा आंसर। सही है भाई। गलती अगर कहीं हुई है तो मेरे से एक्सप्लेनेशन में या लॉजिक में हल्का बहुत गलती, तो हाँ गलती होगी या इनकम्प्लीट ट्रूथ होगा, वो कंप्लीट ट्रूथ नहीं होगा जो मैंने आपको बताया। तो अपने हिसाब से ना देख लेना, आप एडजस्ट करने लेना। वैसे भी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी सॉल्व करो या आप भी पार्ट हो, मतलब साथ में सॉल्व करना है, ठीक है ना, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वर्टिकल स्प्रिंग दे रखी है, फोर्स कांस्टेंट के है उसका, ठीक है, वो एक टेबल पे फिक्स है, ठीक है। एक बॉल दे रखी है आपकी जिसका मास है m और वो h हाइट अबव है, फ्री क्या अरे भाई साहब ये सब क्या है, मैं तो दूसरे सेंटेंस में हालत ख़राब हो गई।
ऑन अ टेबल, एक वर्टिकल स्प्रिंग है, ठीक है, उसको एक टेबल पे फिक्स किया गया है। अच्छा, मैं समझ गया। पेन वाला स्प्रिंग जो है वो ऐसे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। एक बॉल गिरा हाइट एच से, मतलब इतना एच था, इतना ऊपर था वो, हाइट एच से गिरा वो। ऑन द फ्री एंड फॉल्स वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग सो दैट द स्प्रिंग, अब फिर वो जब गिर गई ना, वो बॉल गिर गई तो जाहिर सी बात है हल्का सा कंप्रेस कर देगी, तो उसने डी हाइट कंप्रेस कर दिया एच हाइट से। देन द नेटवर्क डन इन द प्रोसेस इज, नेटवर्क डन इन द प्रोसेस, नेटवर्क डन इन द प्रोसेस। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरा कहना सही था पिछले वाले में, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी जितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ उतनी तो इतनी होगी, या नेगेटिव, इधर नेगेटिव लिख लेता हूँ चलो, क्योंकि वो आंसर सपोर्ट कर रहा है मेरा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ स्प्रिंग की रह गई, क्योंकि स्प्रिंग दब गया। अब कहाँ तुम्हें पूरे क्वेश्चन में कहीं और भी अभी लास्ट में जब बॉल गिर जाती है, पहले तो बॉल ऊपर थी तो ठीक है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी थी, स्प्रिंग में नहीं थी। फिर वो जब वो नीचे गिरी तो सारी का सारा ये स्प्रिंग दबा दिया उसने स्प्रिंग दबा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बच गई, वो हो गई नेगेटिव। फार्मूला लिखते हैं पहले। अच्छा, मैंने ये नेगेटिव कैसे डाल दिया? पहले तो नहीं था, ये मैंने डाल दिया क्योंकि मेरा आंसर सपोर्ट नहीं होता, तो इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना। मैं भी अभी श्योर नहीं हूँ, एक बार सर का एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। नेगेटिव ऑफ हाँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया नेगेटिव के कितना दबाव वो नीचे, d²/2, kd²/2, और माइनस, हर जगह माइनस ही आ रहा भाई, माइनस ऑफ स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बॉल की? mgh नहीं, mgd नहीं, रुक जाओ, हाँ mgd+h मान लो। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि स्प्रिंग पूरा का पूरा दब गया, ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो d+h हो जाएगा ये, ठीक है, हाँ, तो mgd+h। अरे भाई साहब रुको जरा, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट एस्थेटिक लगता है भाई। अब पहले इसको स्विच करते हैं, रुको, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, नहीं ये तो पहले ही माइनस था, ये भी माइनस था, तो प्लस हो गया, दोनों साइड प्लस है, दोनों साइड प्लस कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ या तो AC होगा या तो D होगा, मेरे हिसाब से d+h होना चाहिए, तो D होगा, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, आप ब्रैकेट खोल दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपको यकीन नहीं है तो ब्रैकेट खोल देता हूँ मैंने साइन ठीक कर लिए, साइन अपने फिक्स कर लिए, जो मुझे फिक्स करने थे, हो गया, आंसर आ गया, देखो, mg d+h या h+d + ½ kd², मेरे हिसाब से D होना चाहिए आंसर। ओके, ये आंसर देख लेते हैं भाई, सर की बात सुन लेते हैं, सर बताएंगे। हेलो बच्चों, हाय, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, It's set at a vertical spring of ठीक force है। constant K is fixed on the table. The mass m at a height h above the free upper end of the spring fall vertically on पानी पीने दो मुझे थोड़ा। the spring so that the spring compressed by distance small d. The work done on the back. की कॉन्सेप्ट है, वर्क डन होता है, नेट वर्क डन होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय spring हो जाएगा। स्प्रिंग। अच्छा, सही बात है। बस मैं एक्चुअली ये चीज़ मेरे भी दिमाग में आ रही थी, हाँ आप तो बोलेगा ही नहीं, मैं बता देता हूँ, बस दिमाग में ही आई थी, मैं इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करता। क्यों? मतलब अगर मैं रेमंड के हसल होता और कोई मेरे ऊपर, नहीं रेमंड होता अगर मैं, और मेरे ऊपर टाइलर डर्डन आके गोली भी तान देता, तब भी मैं यही कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करने वाला था, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि वर्क डन किस पे हो रहा है, किसका लेना है, कौन कर रहा है, मैं श्योर नहीं था। दोनों हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी अगर हम देखें तो बॉल जो है वो नीचे आया है, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg फोर्स इंटू h, फोर्स कांस्टेंट है, कैसे भाई, मास कांस्टेंट है और g कांस्टेंट होता है, ये स्मॉल g, और हाइट है, और हाइट है, कितने हाइट से गिरा वो h+d, mg की डायरेक्शन प्रेस हुआ, फाइनल में पहुंचा इस पोजीशन, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो h+d। तो अगर हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय द, हम देखें तो इनिशियल में यहां पर वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा,
इसमें हमें कैलकुलेट करना है माइनस ऑफ डेल्यू वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही कुछ भी नहीं यूज कर सकते। पोटेंशियल हम देखें तो इनिशियल में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रिलैक्स था, स्प्रिंग को पोटेंशियल एनर्जी 0 था, फाइनली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वो T यहाँ पर स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और लास्ट में थी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव के एक्स स्क्वायर। कंप्रेशन हुआ है तो हो जाएगा हाफ के टी स्क्वायर, इस स्टेप से मैंने निकाला माइनस डेल्यू तो पुट करेंगे, देन यहाँ पे नेट नहीं सॉरी के एक्स स्क्वायर, अच्छा हाँ ठीक है नेट वर्क हियर विल बी करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मुझे बस ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय स्प्रिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक बार पता चल जाए ना मेरे को। अच्छा रुको एक सेकंड, मैं ट्राई कर सकता हूँ। रुको एक सेकंड, रुको रुको रुको। मान लो कि ये स्प्रिंग मैंने, ये स्प्रिंग है ठीक है, ये साइन क्यों आ रहा है ऐसा अजीब सा। मैंने मान लो ये थोड़ा एक्सटेंडेड है, ये हल्का सा एक्सटेंडेड है, इसे मैंने खींच दिया यहाँ पे पहुँच रखा है, ये एक्सटेंडेड वाला वर्जन है स्प्रिंग का। वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा? वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या वर्क डन करेगा? स्प्रिंग करेगा पहले आप इसे अंदर खींचेगा, सही बात है हाँ, अंदर खींच लेगा और अंदर खींचेगा तो इसका मतलब पोटेंशियल मतलब मैं ये डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क डन है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसे इस चीज़ को डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 प्रूव है, ठीक है। कैसे प्रूव करूँगा मैं इसे? पहले तो देख लेता हूँ वर्क डन। वर्क डन हो गया जी अपना इक्वल्स टू, वर्क डन हो गया नेगेटिव के एक्स डॉट डी एक्स को इंटीग्रेशन जो कि नेगेटिव के एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये कहाँ से आया? वर्क डन तो पता ही है यार, वर्क डन इतनी बार कर लिया हमने, वर्क डन तो आपको पता हो जाना चाहिए था। वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स का होल स्क्वायर और एफ़ की वैल्यू के एक्स दे रखी है सॉरी होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, हाँ के एक्स दे रखी है, ठीक है। तो ये नेगेटिव के एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब क्या? और ये अपेरेंटली और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। स्टार्टिंग में तो कोई पोटेंशियल नहीं, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी थी, लास्ट में कुछ बची नहीं। क्यों भाई स्टार्टिंग में कैसे थी? स्टार्टिंग में इसलिए थी क्योंकि उसे खींच रखे हो ना तुम, उसे खींच रखे हो। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अब यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ ना कि लॉजिक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर बाय 2 का नेगेटिव चेंज हो गया, चेंज हो गया नेगेटिव के एक्स स्क्वायर बाय 2 नहीं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला शायद खुद नेगेटिव के एक्स स्क्वायर। रुक जा, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, रुको एक सेकंड। हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि हमने फॉर्मूला सही यूज़ किया है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव लेना है आपको, क्योंकि नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी लेना था, तो इसका नेगेटिव लोगे तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा ना, फिर तो बात ही नहीं बनी यार। ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल होता है, इसमें कुछ उल्टा तो नहीं होता ना। चलो यार देखना, मुझे कोई समझाना क्या लॉजिक है। लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आएगा, बट ठीक है, कोशिश चलती रहती है हम लोगों की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, मैं जूम इन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हो नहीं रहा है। पोटेंशियल एनर्जी जो है 2 सेंटीमीटर की है। जब आप 2 सेंटीमीटर खींचोगे तो वो यू क्या, इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन। अब ऐसा है कि स्प्रिंग सेम ही है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर पता चल गया, तो u1 अपॉन u2 हो जाएगा
x1 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। नहीं भाई वो चेंज नहीं, सही तो है, हाँ सही तो है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज़, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u1 पहले था आपका u, जब आप 2 सेंटीमीटर से खींच रहे थे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर आपको x ढूंढना है, यानी कि u2 ढूंढना है आपको, और तब आप खींच रहे हो 8 सेंटीमीटर से। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो x हो गया जी 16। मेरे हिसाब से 16 u होना चाहिए आंसर। हाँ ठीक है। एक्चुअली ऐसा एक क्वेश्चन है ना जिसमें चेंज निकालने को बोल देता है, तो उसमें मैंने गलत कर दिया था, तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान दे रहा था यहाँ पे। एक मास है बॉल का जो कि इतने 1.5 किलो, आधा किलो का है वो, जो कि 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे चल रहा था। पहले उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, जाहिर सी बात है, पता चल रहा है। फिर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी थी और वो ना फिर इससे टकराया और स्प्रिंग अंदर दबाने लगा। स्प्रिंग अंदर दबाएगा, एक लिमिट तक तो ही दबा पाएगा, ऐसा तो नहीं है कि तोड़ देगा, तोड़ के उस साइड निकल गया भाई, नॉट सनी दियोल। तो एक लिमिट तक अंदर जा पाएगा, सनी लियोल। ठीक है, तो एक लिमिट तक अंदर जा पाएगा, द ऑपोजिट ऑफ सनी लियोन होगा ना यहाँ पे। खैर, तो इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी तो थी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी तो थी, वो बाद में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पॉजिटिव का kx², काइनेटिक एनर्जी का भी यही फॉर्मूला, ये हट गया। कलर चेंज करते हैं यार, तब से सेम कलर है यार, हैं। तो मैक्सिमम क्या चाहिए था, क्या निकालना था, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का। तो मैक्सिमम कंप्रेशर हो जाएगा 2m/k का रूट इंटू वी। तो जी v था 50, नहीं v था 1.5 हो गया ये। 2m कितना हो गया, 2 इंटू मास कितना था, आधा, k कितना था 50, तो आधे से आधा कट गया 50। अरे यार ये तो बहुत अजीब सा नंबर आने वाला है। आर यू श्योर गाइस, आर यू श्योर? मेरे हिसाब से आई एम प्रीटी श्योर। न्यूटन पर मीटर, आधा किलो भी सही है, मास भी सही है, 2m। अच्छा नहीं सॉरी, ये 2/50 हो जाएगा, यानी कि 1/25 होगा ये। अरे मैंने ये गलती से ये 2 भेज दिया था जबकि कट गया था ये, हटो 1/25 हो गया, बाहर निकलेगा तो 1.5/5 आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा 1/, व्हाट, कोई गड़बड़ सीन लग रही, 0.3 आ जाएगा यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो 0.3 है नहीं कहीं। 2/50 होता है, नहीं 1/100, पागल है, सॉरी 1/100 हो जाएगा ये, 1/100 हो जाएगा, 1/15 इंटू 1/2 हो जाएगा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक है। 1/50 इंटू 1/2 1/100 हो गया, तो 1/10 हो जाएगा, तो 0.5 1/10 हो जाएगा 0.15। सॉरी डार्लिंग, स्ट्रिक देखें कब से बन रही है, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्वेश्चन सही हो जाएगा तो हम लोग इस स्ट्रीक हो जाएगी 10 क्वेश्चन की। एक लॉन्ग स्प्रिंग है, 2 सेंटीमीटर से अटैच है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, फिर आप उसे 10 सेंटीमीटर कर रहे हो, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी। सिंपल है, फिर वही बात है, u1 अपॉन दूसरे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया ना, हाँ। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो x हो गया 25u होगा आंसर। अच्छा पता है, एक मैं बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ना ऐसे टाइम पे अपने आप को कभी कभी इंटेंशनली सैबोटाज कर देता हूँ। इंटेंशनली सैबोटाज करने का क्या मतलब है, कभी कभी मैं जानबूझ के गलत आंसर दे दूँगा। चलो, तो यहाँ पे हम लोग की हाफ सेंचुरी हो गई क्रॉस, ये अच्छी खासी वीडियो बन गई है। मुझे पता है, मैंने कहा था मैं 60 तक करूँगा, आई रिमेंबर, बट नहीं कर रहा मैं। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? यहाँ पे अब 60 तक करने का मतलब है मेरा वो हो जाएगा यार, मेरे को जल्दी मतलब जाना है, मेरे को सपाटे वपाटे मारने जाना है, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा असली अच्छे नोट पे एंड करते हैं, वरना मैं यूजुअली मनहूसियत पे ही एंड करता हूँ। अरे भाई मैं बहुत थक गया भैया, ये हो गया वो हो गया, हर चीज़ हो गया। मैं चाहता हूँ अच्छे एंड पे ख़त्म हो ये। हम लोग की स्टार्टिंग एक्यूरेसी क्या थी, किसी को याद है क्या? लिखी तो थी 64 पॉइंट समथिंग थी, जहाँ तक मुझे याद है 64.52 थी। आ गया भैया मोमेंट ऑफ रिवील 68.63। ओ हो, हम लोग चाह रहे थे थोड़ा अच्छा हो जाए, बट ठीक है,
बेटर। इतना टाइम लग गया, इतना टाइम क्यों लग गया? अरे एक्सप्लेन करके कर रहा था मैं। ठीक है, तो 4% की जंप है, कम से कम गिरे तो नहीं ना नीचे। मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू। कुछ अगर ग्रीवेंसेस है या अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ तो कमेंट कर देना उसको। अरियो सेन्योरिटा।